दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा जुगानी। आप देख रहे हैं जो है टॉक्स। और आज बात कर लेते हैं रतन टाटा जी को। हमने कल भावभीनी श्रद्धांजलि हमने भी दिया था, बाकी पूरे देश ने दिया उनको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये देखिए, एक नॉन किसी भी मिनिस्ट्रियल के ना होते हुए, किसी भी क्या नाम है अपना फोर्सेस के ना होते हुए इनको गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। इनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। क्या छोटा क्या बड़ा, हर किसी ने इनको सम्मान दिया। तो यही होता है यार कि वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि ऐसी करनी कर चला जग हंसिया, जग रोया मैं हंसिया। ठीक है ना। जब आया जगत में मैं रोया जग हंसिया। जब आदमी जगत में आता है तो उसको थोड़ा बहुत आभास होता है कि यस, हम कहां पे आए हैं, उसके बाद में कहां पे थे, तो वो रोता है, लोग हंसते हैं। लेकिन जब आदमी चाहता है ना, बोलते हैं उसके कर्म ऐसे होने चाहिए कि दुनिया रोए और वो हंसे कि लो भाई, तुम मोह माया जंजाल को संभालो, मैं तो चला, जितनी मेरी जिम्मेदारी थी मैंने निभाया। तो बाकी आपने उनकी सारी कहानियां सुनी होगी, लैंड रोवर की कहानियां सुनी होंगी, जगुआर की कहानियां सुनी होंगी, नैनो का सर्वविदित है उनकी सोच का। बाकी मैं कुछ ऐसे फैक्ट लाना चाहता हूं जो कि उनकी ट्रू लीडरशिप को दर्शाता है। बिकॉज ये चैनल एक मोटिवेशनल कम एजुकेशनल कम फाइनेंशियल चैनल है, तो आज आपको उनसे हमें क्या लेसन मिलता है, क्या मिलना चाहिए, उस पर मैं बात कर लेता हूं। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट पर बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं एक बात बताऊं कि जो मैंने उनके बारे में डीप रिसर्च किया और जो मैंने वो किया, ये तो सारी कहानी लोग बता देंगे आपको, लेकिन एक्चुअली एक, चाहे वो बिजनेस का लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो फोर्सेस का लीडर हो, लीडर तो लीडर होता है और बॉर्न लीडर होता है, जनजात लीडर होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होती है। एक लीडर जो होता है ना, उसके अंदर एक छाप होती है, ले करके आता है। एक बात आप मान करके चलिए, उसी को बोला जाता है अच्छा इन्फ्लुएंसर, उसी को बोला जाता है अच्छा लीडर। और ये आज मैं आपको उनसे हमें सीख लेने की क्या जरूरत है, ये बात मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर भी होने के नाते आपको चीज बता रहा हूं। 1991 में जब उन्होंने अक्वायर किया, जब उनको पोजीशन मिली टाटा ग्रुप में, तो उस समय टाटा ग्रुप 3 मेन ग्रुप में था, जिनमें एक उनके सबसे बड़े विरोधी केलकर जी हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने से उन्होंने नहीं किया। इनके तीनों का वर्चस्व था उस समय। केमिकल में वर्चस्व था, ऑटो में वर्चस्व था, बाकी चीजों में वर्चस्व था, होटल्स में ये एक का वर्चस्व था, तो सबका जो है अपना अपना वर्चस्व था। अब उनका ये मानना था कि यस, अगर हम जहां पर बैठे हम अच्छा खासा चला रहे, तुम्हें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना डिविडेंड लो और अपना काम करो। लेकिन इन्होंने उस समय बड़ी चतुराई से, बड़े ही लीडरशिप से बड़ा अडिग फैसला लेते हुए उन्होंने रिटायरमेंट की एज को तय किया और धीरे धीरे इनको क्या क्या सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया मतलब धीरे धीरे उनको अपना किनारे लगाया, फिर उसके बाद में अपने बंदे बैठाए, फिर अपने बंदे बैठाने के बाद में पूरी की पूरी चीजें अपनी मुट्ठी में लिया। मुट्ठी में लेने के बाद में बाकी आप लोग आगे जानते हो उन्होंने कैसे कैसे अहम फैसले लिए और कैसे कैसे फर्स्ट से अर्थ तक ले गए। जो कि एयरलाइंस टाटा ग्रुप से ले लिया था इंदिरा गांधी ने, वो भी इन्होंने लास्ट में अपने पास ही ले लिया। तो और इससे बड़ा एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, हर चीजें नमक से लेकर के और उसके बाद में जहाज तक का सफर टाटा ने अगर तय किया है, तो कोई भी ये नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने काम किया, हमारे देश के लिए बहुत कुछ दिया है। रतन टाटा जी एक्चुअली नाम से ही रतन नहीं थे, और एक्चुअली हमारे देश के रतन थे। और उनसे हमें सीख क्या मिलती है, लास्ट में मैं ये आपको लेसन देना चाहता हूं। जो ट्रू लीडर है, चाहे आप हैं चाहे हम, हर किसी के अंदर एक लीडरशिप होती है। वहां पर हमने एक भावना रखनी है कि यस, पहली बात तो हमने कोई भी डिसीजन सोच समझ करके डिसीजन लेना है, नंबर 1। और एक बार जब डिसीजन हमने ले लिया तो हमारा प्लान भी तैयार होना चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, उस डिसीजन पर हमने उसको राइट करने के लिए जो हमने डिसीजन ले लिया है, एनी हाउ पूरा एड़ी पंजे का जोर लगा देने चाहिए। दैट इज कॉल्ड द ट्रू लीडरशिप। आज हमें ये रतन टाटा जी से मिला है। तो एक बार फिर उनको मैं आप सबके माध्यम से और अपने पूरे परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उनके देश में योगदान के लिए, उनके जो उन्होंने अहम योगदान दिया। बाकी बहुत कुछ आप सुन रहे होंगे, ठीक है ना, तो बहुत कुछ आप सुन रहे होंगे, बहुत कुछ आप देख रहे होंगे, लेकिन हमें उनसे क्या सीख मिलनी चाहिए वो बात जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं मार्केट की। मार्केट का हाल आपने देखा ही है, कल आईटी में थोड़ी सी गिरावट रही है, बाकी हर जगह पे थोड़ी सी हरियाली रही है, लेकिन वो हरियाली एक क्षणिक मात्र है। अभी खतरा टला नहीं है, मेरे हिसाब से खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भी खतरा नहीं है कि जिसमें हम कोई डरे या पैनिक हो। रही बात की जून से लेकर के और सितंबर तक अगर हम आंकड़े देखते हैं, तो डिफरेंस सेक्टर का मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस, यहाँ पर आपका
जो कैश इनफ्लो कहां पर आया है, आपका पैसा निकला कहां पे है। तो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि कैश इनफ्लो आपका सबसे बढ़िया जो आया है लार्ज एंड मिड कैप में आया है। मैंने आपको भी सजेस्ट किया था कि लार्ज कैप के बजाय अगर आप लार्ज एंड मिड कैप लेते हो तो दैट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि कई सारी कंपनियां मिड कैप की ऐसी होती जो कि लार्ज कैप की जाने वाली होती, और लार्ज कैप से कई सारी कंपनियां फ्लिप होकर के मिड कैप में जाती हैं। तो मिड कैप का भी वर्चस्व आप कम नहीं कर सकते, और वो संघर्ष, मेहनत और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के उनके अंदर कोई कमी नहीं होती। तो सबसे ज्यादा इनफ्लो देखने को मिला है उसमें। दूसरा, आपको तीनों, आपका मल्टी कैप में, फ्लेक्सी कैप में, और आपका एक आ गया मल्टी कैप आ गया, फ्लेक्सी कैप आ गया, अभी मैंने वो किया था, और उसके बाद में एक और है वो उसको याद आता है, वो भी बताता हूं आपको। तो इसमें भी आपको आपका एक फ्लो जो है देखने को मिला है, ठीक है ना। तो फ्लो ज्यादा देखने को मिला, मतलब लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम इस प्रकार से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और उसके बाद में आपको एक तो आपको प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा, और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आपकी स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन ज्यादा रहेगा। तीसरा मैं बात करूं कि अगर ज्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में आदमी को चाहिए, तो ये भी समझ में आ रहा है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा है स्मॉल कैप के निवेश के ऊपर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मतलब इंक्रीज हुआ है जून से लेकर के सितंबर तक, अगर हम देखते हैं एक महीने में थोड़ा सा डाउन हुआ है, मतलब मैक्सिमम इसका 33,000 जो करोड़ का इनफ्लो रहा है, लेकिन 30,000 करोड़ तक ही अपना सस्टेन रहा है। बाकी लार्ज कैप का कोई भी, मतलब मैं बता रहा हूं कि रुझान लोगों का कम हो रहा है। एकदम से आप आंकड़े उठा करके देख लेना, ये कोई मैं अपना आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स टाइम्स में देख लेना, बाकी जगह पर आप अपना रिसर्च करके देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा कितना इनफ्लो आ रहा है, कितना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जुगानी टॉक्स की जो भी ये चीजें होती हैं, ये आपकी क्या नाम है, ट्रू होती हैं। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे जो आश्चर्य लगा है कि लोगों का रुझान जो है सेक्टर और थीमेटिक फंड की तरफ ज्यादा रहा है। लोगों का रुझान सेक्टर और थीमेटिक फंड की तरफ ज्यादा है, और अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर में लोग उधर क्यों जा रहे हैं, जबकि हमने आपको, जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं इतना सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है अगर सेक्टर और थीमेटिक की तरफ आप लालायित होते हैं, उसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसमें आईपीओ ज्यादा आ रहे हैं। आईपीओ ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें अगर उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते भी हैं तो 5% 10% से ज्यादा एलोकेशन नहीं रखिएगा, क्योंकि पीछे का रिटर्न देख करके आईपीओ आ जाता है, लोग उसकी तरफ पीछे का रिटर्न देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इनिशियल आ रहा है, ये हमें प्रॉफिट देगा। बट कोई भी सेक्टर, कोई भी थीम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलती है, उसके बाद में होल्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, और एक आपका और एक कैप है, वो मेरे एक्चुअली जो है मेरे ध्यान से हो रहा है, क्या नाम है अपना, मिस हो रहा है, सॉरी। तो उसी पर ही बार बार स्टक कर रहा है। तो एक्चुअली जो है ना, इधर की तरफ हमें मतलब जो है रुझान करना चाहिए। फोकस्ड की तरफ से लोगों का रुझान अभी कम हो रहा है, वो मेरे को सबसे ज्यादा फोकस्ड के नाम पर या और चीजों के नाम पर जो ऐसे करके नाम दे देते हैं ना, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी वाले, वहां पर क्या होता है कि आदमी अट्रैक्ट हो, जैसे मान लिया अब जो है ये वाला अपना टैक्स सेवर वाला, टैक्स सेवर से लोगों का बहुत सारा मोह भंग हुआ है, काफी सारा पैसा वहां से निकल रहा है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ना, वो आप जब देखोगे, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को जब आप देखोगे, तो आपको काफी सारे चक्षु, वो देखने से क्या होता है ना, आप मान लिया मैं तो एक ग्लैंस में आपको बता दूंगा, बिकॉज क्या है कि मैं सामने भी कोई अपना बोर्ड वगैरह नहीं मेंटेन करता है, भी नहीं मेंटेन करता हूं, तो वहां पर थोड़ी सी हो जाती है वो। तो अभी आप इसमें देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज, एक चीज का ध्यान रखना है कि यस, आपने कभी भी डाइवर्सिफाई करना है तो डाइवर्सिफाई करना है। सेक्टर का एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ चलना है। लार्ज कैप में आपका क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, बड़ा ही स्लो हाथी के जैसे चलता है, तो उस टाइप का अब जमाना रहा नहीं है, क्योंकि अब तो कोई भी टेस्ट मैच में इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को अब मिनिमम या तो जो है वनडे चाहिए, नहीं तो आईपीएल चाहिए, नहीं तो जो है 2020 चाहिए। तो उसमें अभी उतना मतलब रोमांच रह नहीं गया है। रोमांच किसमें रहा है आपका, इस प्रकार से आप इसमें चले जाइए, फ्लैक्सी कैप में चले जाइए, मल्टी कैप में चले जाइए, और जो आपकी कंपनियां हैं इसमें चले जाइए। बाकी आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा से ज्यादा एलोकेट करिए। अगर आपकी एज 50 से नीचे है, तो 50 से अबव है, तो आपका एलोकेशन थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की तरफ होना ही चाहिए, या इससे जो रिलेटेड है, जिनके पास ऑप्शन होता है कि यस, उनके पास बाउंड नहीं होता है। अब लार्ज कैप के फंड मैनेजर के पास क्या होता है, उसका बाउंडेशन होता है कि उसको 65% किसमें, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके बाद में आपका मिड कैप, स्मॉल कैप में हो जा सकता है। तो वो क्या है, बाउंड है। लेकिन जो ये वाली कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज की तरफ अगर आप जाते हो, जो कि मिक्स्ड कैटेगरी होते हैं, जिनको हम खिचड़ी बोल सकते हैं, तो खिचड़ी में अभी एक मेरे ध्यान से जो है मिस हो रहा है, तो आई एम सॉरी, जो है
50 साल का होने के नाते, तो आप उसको देख लीजिएगा। जो खिचड़ी टाइप के मिक्स्ड है ना, उनकी तरफ जाने से थोड़ा सा ज्यादा रुझान रहता है। और खास करके मैं चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज एंड मिड का पक्का होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास पांच फंड से आपके पास ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। छठा फंड मेरा सेक्टर अब्लिक थीमेटिक फंड लेकर के मेरे पास छठा फंड रहा है, ठीक है ना। तो सेक्टर मतलब जो है वो आईटी सेक्टर का मेरे पास है एक, वो मैंने आप लोगों को बार बार बताया हुआ है। तो इसलिए 5 फंड से ज्यादा रखने का कोई मतलब बनता उनता नहीं है, कोई सेंस भी नहीं बनता है, ठीक है। तो बाकी कुल मिलाकर के ठीक है, आप लोग जैसा भी होता है मतलब शाम को मिलते हैं फिर, और उसमें अपना सेशन में। आज है नवमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल है दशहरा को माना जाता है विजय दिवस, तो विजय दिवस की भी आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कल इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जरूर विजयी हूँ। एडवांस में आपको दे रहा हूँ, कल तो दूंगा, तो इसकी भी शुभकामना भी देनी आपको जरूरी होती है। बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक